हाँ नमस्कार मित्रों, स्वागत वंदन अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। मैं विषय मालूम केमिस्ट्री लेक्चर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों बीएससी सेकंड ईयर का लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था हुक्स का नियम, और हुक्स का नियम बड़ा प्यारा सा नियम था। 2.5 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा जाता था, हमने सारा क्लासिफिकेशन और सारा एक्सप्लेनेशन उसका कर दिया था। आज का वीडियो लेक्चर और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम ये बात करने वाले हैं कि जो फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। याद करो, पहले वाले वीडियो लेक्चर में अलग अलग क्रियात्मक समूहों के लिए उनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बता चुका था। क्लियर हो गई बात? चाहे वो CH बॉन्ड हो, चाहे CO बॉन्ड हो, एमाइड हो, एनाइड्राइड हो, या फिर कार्बोक्सिलिक हो, कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, सभी के लिए मैंने फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बता चुका था, मैं लिख करके बताई थी। क्लियर? आज हम ये पढ़ेंगे कि वो जो फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है अलग अलग क्रियात्मक समूहों के लिए वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो क्या टॉपिक रहेगा हमारा टॉपिक है आज का, वो टॉपिक क्या रहेगा? वो रहेगा भाई फैक्टर्स, अफेक्टिंग फैक्टर्स। बोलो क्या रहेगा? अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो ये आज का टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है भाई, ध्यान रखिएगा। क्लियर? देखो समझो क्या है भाई, सुनो। पहले तो हम एक पॉइंट याद रखना, क्या कि अलग अलग क्रियात्मक समूह के लिए अलग अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, तथा उसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर कंपाउंड या फंक्शनल ग्रुप द्वारा IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जाता है, तथा IR बैंड या IR स्पेक्ट्रा दिया जाता है। तो ये पॉइंट तो आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं कि अलग अलग क्रियात्मक समूहों के लिए अलग अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, और उसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर उस फंक्शनल ग्रुप को, जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर वो फंक्शनल ग्रुप क्या कर लेगा? IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। या फिर यूं कह सकते हैं कि अलग अलग क्रियात्मक समूह की अलग अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, तो मान लो आपने IR रेडिएशन डाली, और अगर उस क्रियात्मक समूह की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के बराबर IR रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हो गई, तो फिर वो क्रियात्मक समूह उसका क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, और हमें IR बैंड प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? ये पॉइंट आप नोट करके रखिएगा। अब देखो कौन कौन से कारक हैं। तो फैक्टर नंबर 1, कौन कौन से कारक हैं जो इसे प्रभावित करते हैं? पहला कारक है हुक्स का नियम, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा के निपटा हूं। हुक्स का नियम, बोलो क्या पढ़ाया था? कि म्यू बार इक्वल टू 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपो म्यू, यही पढ़ाया था। बोलो जहां के क्या था? फोर्स कांस्टेंट, म्यू क्या था? समानित द्रव्यमान, रेड्यूस मास। क्लियर? सी क्या था? वेलोसिटी, और म्यू बार क्या था? वेव नंबर। यही था भाई, ये ध्यान में रखना। क्लियर हो गई बात? अब देखो क्या पता लग रहा है कि म्यू बार समानुपाती है किसके? अंडर रूट के, और व्युत्क्रमानुपाती है किसके? अंडर रूट म्यू के। ये पता लग रहा है हमें इस सूत्र से, यही पता लग रहा है ना भैया? इस सूत्र से यही पता लग रहा है कि ये इसके समानुपाती है और ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। दिखाई दे रहा है भाई सभी को बोर्ड पर? ठीक है। अब देखो मैं क्या कह सकता हूं, उस चीज को आप समझने की कोशिश करना। क्या मैं कुछ देखना, यहाँ कुछ लिख रहा हूं मैं बातें, क्या कि यदि के का मान बढ़ेगा, समानुपाती है, के का मान बढ़ेगा तो फिर म्यू बार भी बढ़ेगा, क्योंकि समानुपाती है। म्यू बार बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा कम हो जाएगा। ये ध्यान में रखना, नंबर फर्स्ट पॉइंट। क्लियर हो गई बात? के बढ़ेगा,
म्यू बार बढ़ेगा, म्यू बार बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा कम हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये होता है, और मैं ये भी जानता हूं, क्लियर, क्या कि म्यू बार भी होता है 1/लैम्डा। ठीक है, तो ध्यान में रखना इस पॉइंट को, क्योंकि मेरे काम आने वाला पॉइंट है भाई ये, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लो। हुक्स का नियम पहला कारक है जो इसे प्रभावित करेगा। अब अभी समझाता हूं मैं कैसे प्रभावित करने वाला है। ठीक है, अब देखो इसको हटा देता हूं मैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश करता हूं, जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सारी रामलीला क्या चल रही है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना जो मैंने नीचे नीचे लिखा है भाई, क्योंकि ये रिलेशन ही मेरे काम आएगा। इधर देखो भाई कैसे, बोर्ड पर समझो पॉइंट को। क्या था, के बढ़ेगा, म्यू बार बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, लैम्डा कम हो जाएगा, यही था। अब देखो के, अब यहाँ के बोलो भाई, के क्या था, फोर्स कांस्टेंट, या फिर के क्या था, बंद का सामर्थ्य, यही था भाई, ये के होता है। क्लियर हो गई बात। अब देखो कार्बन सिंगल कार्बन, कार्बन डबल कार्बन, कार्बन ट्रिपल कार्बन, जरा मुझे बताओ सबसे ज्यादा बंद का सामर्थ्य किसका होगा, ट्रिपल बॉन्ड का होगा, फिर डबल बॉन्ड का होगा, फिर सिंगल बॉन्ड का होगा। तो के की वैल्यू, अगर के की वैल्यू की बात करूं तो ये हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड का बंद सामर्थ्य ज्यादा होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका बंद सामर्थ्य ज्यादा है, तो के की वैल्यू इसके लिए क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्लियर हो गई बात। अब देखो अगर के की वैल्यू ज्यादा है तो म्यू बार की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, यही वैल्यू इसके लिए आनी चाहिए, और बिल्कुल आती है। क्लियर, कैसे आती है वैल्यू भी मैं बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। इसके लिए होता है 2300 सेंटीमीटर इनवर्स, इसके लिए 1650 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसके लिए 1450 सेंटीमीटर इनवर्स ये वैल्यू होती है। तो सबसे ज्यादा किसका है, इस वाले पॉइंट का है। आ रही बात समझ में, तो मैंने एक एग्जांपल लेकर के आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट और यहाँ पर है, क्या देखो क्या था कि म्यू बार समानुपाती अंडर रूट के समानुपाती 1/अंडर रूट म्यू, यही था भाई। अब देखो क्या हो रहा है, म्यू क्या है भाई, मास है, क्या है, मास है। तो ध्यान रखना अगर मास बढ़ेगा तो म्यू बार कम होगा, म्यू बार कम होगा, एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो लैम्डा बढ़ेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब देखो मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं बड़ी आसानी से। देखो क्या कि मेरे पास एक एग्जांपल है, इस वाले पॉइंट को मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। देखो बोर्ड पर एक कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ड्यूटेरियम और कार्बन ट्राइटियम, ये मैं ले रहा हूं आइसोटोप। क्या ले रहा हूं, आइसोटोप, समस्थानिक ले रहा हूं भाई, मैं समस्थानिक ले रहा हूं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और समस्थानिकों के लिए अगर मास की बात करूं, अगर यहां देखूं मास का मतलब द्रव्यमान, तो सबसे ज्यादा ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम का होता है। तो ध्यान रखो क्या कि इसका मास सबसे ज्यादा होगा, इसका मास सबसे ज्यादा होगा। तो मास का मतलब म्यू का मतलब क्या कह रहे हैं, मास का ऑर्डर क्या आ जाएगा, बोलो, मास का ऑर्डर आ जाएगा ये आएगा ना भाई, मास का ऑर्डर सबसे ज्यादा ट्राइटेनियम का है मास। क्लियर। अगर मास का ज्यादा है तो म्यू बार क्या ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो म्यू बार का ऑर्डर ये हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, ये हो गया भाई। क्लियर। तो म्यू बार का जस्ट अपोजिट ऑर्डर कर देना मास का। क्लियर हो गई बात। क्योंकि जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है ना ट्राइटियम, उसका मास ज्यादा होता है, इसका ड्यूटेरियम और सबसे कम प्रोटियम। तो मास का ऑर्डर अगर ये है तो म्यू बार का ऑर्डर इसका अपोजिट आ जाएगा। क्लियर। तो ये मैंने एग्जांपल से समझा दिया कि किस प्रकार वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हुक्स के नियम से प्रभावित होती है। तो ध्यान रखना फोर्स कांस्टेंट भी उसको प्रभावित करता है और मास नंबर भी उसको प्रभावित करते हैं। नोट कर लो भाई।
ठीक है, अब आ जाओ सेकंड कारक पर आ जाते हैं। सेकंड कारक कौन सा है, कौन सा कारक प्रभावित करता है, उसको भी समझते हैं। तो पहला कारक कौन सा था, हुक्स का नियम। तो दो केस लेकर के मैंने बता दिए, पहला फोर्स कांस्टेंट से बता दिया, दूसरा समानित द्रव्यमान से बता दिया। क्लियर। अब आ जाओ सेकंड फैक्टर पर, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब देखो कैसे, बोर्ड पर समझना भाई, सब समझ में आएगा यहाँ पर, केवल आप तो ध्यान से समझते जाओ, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो भाई कैसे, इधर बोर्ड पर समझो, ये है RCOOH। अब देखना, ये इधर गया तो ये हो जाएगा RO नेगेटिव, पॉजिटिव और H। अब मैं दो कंडीशन ले रहा हूं यहां, पहला अगर प्लस आई हो और दूसरा माइनस आई हो। क्लियर। एक तो क्या हो, प्लस आई हो, या फिर क्या हो, माइनस आई हो। क्लियर हो गई बात, ध्यान में रखना भाई। अगर प्लस आई है तो म्यू बार CO बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी CO बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। क्या लिखोगे इसको, CO बॉन्ड की, C डबल O बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अगर प्लस आई है तो प्लस आई का मतलब घटाएगा, प्लस आई का मतलब घटाएगा भाई, ये ध्यान में रखना कि प्लस आई होगा तो घटाएगा। और अगर माइनस आई है तो फिर CO बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाएगा। तो माइनस आई वाला स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा और प्लस आई वाला स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को घटाएगा। क्लियर हो गई बात। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके लिए, आसानी से समझ में आएगा। एक तो है HCOOH, एक है HCOOCH3, ठीक, और एक है CH3COOCH3। अब जरा मुझे बताओ ये कौन सा है, प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई। तो जहां प्लस आई ज्यादा होंगे वहां स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यहां होगी, तो म्यू बार CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यहां पर ज्यादा होगी। क्लियर हो गई बात। और यहाँ तो प्लस आई वाले जुड़े हैं तो यहाँ पर म्यू बार CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो उसका भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर। ठीक है, नोट कर लो भाई। जैसे मैं एक एग्जांपल और समझाता हूं आपको इसी का, एग्जांपल समझोगे तो आसानी से समझ में आएगी बातें। जैसे ये है CF3, जैसे ये है CF3 और जैसे ये है CH3। अब देखो बोर्ड पर इसका माइनस आई, प्लस आई वाला तो क्या करेगा, कम करेगा, और माइनस आई वाला क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक, तो यहाँ दो माइनस आई हुआ, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, तो इसको 1, 2 और 3 कह दूं तो म्यू CO का ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा 2 का, फिर 1 का और फिर 3 का, ये ऑर्डर आ जाएगा भाई। सबसे ज्यादा 2 का, माइनस आई वाला है तो दो माइनस आई वाला तो बढ़ाएगा, फिर ये, और प्लस आई वाला तो घटाएगा। इसलिए ये ऑर्डर आप ध्यान में रखिएगा। तो दूसरा कारक कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है भाई। क्लियर हो गई बात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा, इसका नोट कर लो। ठीक है, अगला इफेक्ट रेजोनेंस है। अगला कौन सा इफेक्ट है भाई, रेजोनेंस है, समझो।
देखो अगले इफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, नंबर 3, रेजोनेंस, हिंदी में अनुनाद। एक बात याद रखना, क्या, यदि मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस आसानी से या फिर अधिक हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी में कमी आती है। एनर्जी में क्या आती है? कमी आती है। एनर्जी में कमी आने का मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो यदि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस आसानी से हो रहा है तो मॉलिक्यूल की एनर्जी में कमी आती है। एनर्जी में कमी आती है, अब देखो एनर्जी कम हो रही है तो म्यू बार भी कम होगा और लैम्डा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर? देखो कैसे मैं एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं, आपको आसानी से समझ में आएगा भाई। केवल आप बोर्ड पर निगाह बनाए रखो, बोर्ड पर निगाह बनाए रखना भाई। क्लियर? इजी वे में समझा दूंगा। देखो ये एक एग्जांपल है, CH3COOCH3 और एक है CH3COONH2। इधर देखो लोन पेयर सिंगल डबल, यहां भी रेजोनेंस है वहां भी रेजोनेंस है। अब समझना ये है, यहां ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दान नहीं होगा। क्लियर? ये आसानी से दान, ये देखो करेगा तो सही लेकिन आसानी से दान नहीं होगा, और अगर आसानी से दान नहीं हो रहा तो रेजोनेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? जबकि यहाँ देखो, यहाँ नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता क्या है? कम है, तो नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करेगा। क्लियर? और आसानी से दान करेगा तो यहां पर रेजोनेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, तो ये आसानी से रेजोनेंस कर लेगा, तो यहां आसानी से क्या हो जाएगा? रेजोनेंस होगा। क्लियर? और अगर आसानी से रेजोनेंस होगा तो एनर्जी में क्या आएगी? कमी, तो म्यू बार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा इसका। क्लियर? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ध्यान में रखना इसका, इन दोनों में म्यू बार क्या होगा? इधर देखो आसानी से रेजोनेंस होगा ना तो एनर्जी में कमी आएगी, तो म्यू बार भी कम होगा। क्लियर? तो देखो इसका म्यू बार ज्यादा होगा, ये म्यू बार का ऑर्डर है, इसका म्यू बार ज्यादा होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ रेजोनेंस आसानी से नहीं हो रहा, यहाँ रेजोनेंस आसानी से हो रहा है। रेजोनेंस आसानी से होगा, एनर्जी में कमी आएगी, म्यू बार कम हो जाएगा। इसके लिए जो म्यू बार आता है वो आता है 1740 से 1760 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसके लिए जो म्यू बार आता है वो होता है 1690 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका म्यू बार ज्यादा है, इसका म्यू बार कम है भाई, ये ध्यान में रखना। तो जहां रेजोनेंस आसानी से होगा वहां एनर्जी में कमी आएगी तो म्यू बार कम हो जाएगा। आ रही बातें समझ में? लिख लो। वीडियो को पॉज कर लिया करें भाई। चलिए मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं, इसका और चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। बोर्ड पर देखो एक एग्जांपल और ले रहे हैं, COOCH3 बेंजीन वाले, COO ये देखो यहाँ क्या होगा? देखो भाई ये और ये, तो यहाँ रेजोनेंस क्या है? ज्यादा है। रेजोनेंस ज्यादा है तो एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा।
एनर्जी में कमी आएगी, एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा तो एनर्जी में कमी आएगी, एनर्जी कम होगा म्यू बार भी कम हो जाएगा। क्लियर? ये यहाँ पर भी है, यहाँ नो रेजोनेंस, यहाँ नो रेजोनेंस, तो एनर्जी ज़्यादा होगी म्यू बार भी ज़्यादा होगा, तो ये म्यू बार का ऑर्डर आ गया भाई आपका। क्लियर? तो जहाँ रेजोनेंस ज़्यादा होगा वहाँ एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा, एनर्जी में कमी आएगी तो एनर्जी कम होगी, तो फिर वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपका म्यू बार भी कम हो जाएगा। क्लियर? नोट कर लो। हो गया? अब आ जाओ अगले फैक्टर पर। अगला फैक्टर कौन सा है जो फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करता है, वो भी आप ध्यान रखना। नंबर 4 रिंग साइज। रिंग साइज जैसे इधर देखो, ये देखो यहाँ 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। एक बात याद रखना, अगर रिंग साइज बढ़ेगी तो जो म्यू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वह कम हो जाएगी। क्लियर? ये भी आप ध्यान रखना, रिंग साइज बढ़ती है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो सबसे ज्यादा इसकी होगी। क्लियर? ये आप नोट कर लेना। क्लियर? अगला 5th पर देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो भाई क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझो, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है? अब देखो क्या कंडीशन है, समझते हैं। देखना भाई, नंबर 5 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मैंने कहा ये और ये। क्लियर? तो क्या होगा, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर? ये होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। क्लियर? अब देखना क्या लिख रहा हूं कि यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, देखो O और H के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा, इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव, इसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव, चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा। चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ OH ये कम हो जाएगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब K। क्लियर? बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर K की वैल्यू कम हो गई तो OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये संबंध ध्यान रखना कि यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी ना तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में चार्ज का सेपरेशन, आवेश का पृथक्करण ज्यादा होगा। आवेश का पृथक्करण ज्यादा होगा तो इस बंध का जो सामर्थ्य है, OH बंध का सामर्थ्य कम हो जाएगा, K कम होगा तो μOH भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। क्लियर बात? तो एक नोट हमेशा ध्यान रखना क्या कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो μOH क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसको प्रभावित करती है। तो कैसे लिखोगे कि जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती जाती है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में आवेश का पृथक्करण ज्यादा होता है, तो OH बंध का बंध सामर्थ्य कम हो जाता है, तो K की वैल्यू कम हो जाएगी, तो OH बंध की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये आप नोट कर लेना। क्लियर हो गया भाई। और लास्ट इफेक्ट इसका वो होगा डाइल्यूशन इफेक्ट। क्या होगा, डाइल्यूशन इफेक्ट, समझेंगे। देखो नंबर 6 डाइल्यूशन यानी कि तनुता। तनुता का मतलब क्या होता है, पानी मिलाना। आ रही बातें समझ में, खूब मिलाते दूध वाले भी पानी। क्लियर। अब देखो तनुता का क्या प्रभाव पड़ेगा, पोजीशन ऑफ IR बैंड, IR बैंड की पोजीशन। अब देखो दो कंडीशन है, अगर इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो डाइल्यूशन करने पर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता। क्लियर। कब, जब कौन सी बॉन्डिंग हो, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। लेकिन यदि इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कौन सी, इंटर हो रही है, और अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन करने पर या डाइल्यूशन बढ़ाने पर तो क्या हो जाएगा, जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। क्लियर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि अगर डाइल्यूशन करने पर इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो नो चेंज रहेगा, और अगर इंटर हो रही है तो फिर बढ़ जाती है। क्लियर। ठीक है, तो यहां पर नोट करा देता हूं मैं, वो नोट करेंगे जिसमें ये आपका पॉइंट खत्म हो जाएगा भाई। क्या नोट करेंगे, देखो कि जब किसी अध्रुवीय विलायक द्वारा डाइल्यूशन किया जाता है तो अणु दूर दूर हो जाते हैं, जिससे इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाती है। इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाती है तथा तनन कंपन के लिए क्या हो जाती है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाती है। तनन कंपन के लिए आवश्यक फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना कि जब किसी अध्रुवीय विलायक द्वारा डाइल्यूशन किया जाता है तो अणु दूर दूर हो जाएंगे, जिससे इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फिर तनन कंपन के लिए आवश्यक फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, बढ़